नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम कल पहला प्रैक्टिस सेट मैथ का लेकर आए थे, तो उसी की कड़ी में आज हम दूसरा सेट लेकर आए हैं। तो इस दूसरे सेट में आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जिसे देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके रमन किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उससे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 24 दिन में समाप्त हो जाता है। तो वही काम उसको कितने दिन में समाप्त करना है, 18 दिन में समाप्त करना है, लेकिन उसको कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोग जानते हो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है m1 d1 h1 इक्वल m2 d2 h2। अब यहाँ पर देखिए, कार्य को हमेशा क्या माना जाता है, कार्य को हमेशा एक माना जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य हो अगर वह पूरा कंप्लीट हो रहा है, पूरा समाप्त हो रहा है, तो वह एक कार्य माना जाएगा। तो यहाँ पे ये W1 और W2 भी होता है। तो W का मतलब क्या हो गया, वर्ग हो गया। यहाँ भी कार्य एक ही था, यहाँ भी कार्य एक ही था। अब m1 का मतलब पहला आदमी और वही जो दूसरा कार्य करेगा वही मतलब m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको m1 m2 से नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ पर आदमियों की संख्या तो दी नहीं गई है। यहाँ पे सिर्फ दिया गया है कि आदमियों की संख्या मान लीजिए एक ही दी गई है, रमन का नाम लिया है तो वो एक ही हो जाएगा। तो हमको एक से नहीं मतलब है, तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे d1 h1 इक्वल d2 h2। अब कहने का 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है। तो d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, और h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए, तो d2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगी, और हमको h2 फाइंड करना है। कहने का मतलब कि जब वह 24 दिन में समाप्त करता था तो डेली 6 घंटे कार्य करता था। अब वह 18 दिन में समाप्त कार्य को करना चाहता है, तो वह कितने घंटे डेली कार्य करेगा। तो ये देखिए, आप देख लीजिए, 6 त्रिक 18 और 3 8 24। कहने का मतलब h2 की वैल्यू कितना आ गई, 8 आवर। अब वह जब 18 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करेगा तो उसे डेली कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, उसे डेली 8 घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 48 दिनों में समाप्त करता हो, और दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। अब देखिए, यहाँ पर हम ए लिख दे रहे हैं और ये बी हो गया, ये कैपेसिटी हो गई। कह रहा है कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए से 50% अधिक, कहने का मतलब अगर इसकी कार्य क्षमता 2 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये 100 है, इससे 50% अधिक है तो क्या हो गया, 150 हो गया। हम 50 3 या 50 दूना हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप जब सवाल को लगाने लगेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमको हाँ कैसे करना है। तो इसकी कार्य क्षमता 2 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। और आप जानते हैं कि कैपेसिटी और दिनों में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। तो कहने का मतलब अगर हम डेज लेंगे, हम दिन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दिन में करेगा और ये 2 दिन में करेगा। दोनों क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। अब कह रहा है कि ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। ए जो है कितने दिनों में कर रहा है, वो 48 दिनों में कर रहा है। तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 16 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम इसको बी में भी कितने से, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो कहने का मतलब बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, वह 32 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये दोनों तो सॉल्व हो गए। अब तीसरा देखिए, कह रहा है कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। आयताकार आप लोग आयत जानते हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, डिफरेंस हो। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। और इसी लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितने का है, 4:3 का है। कहने को अगर लंबाई 4 मानेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
का अनुपात कह रहा है यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 मीटर है। अब परिमाप किसे कहा जाता है? परिमाप का मतलब ये होगा कि हम मान लीजिए यहाँ से हम मीटर को लगा रहे हैं और यहाँ से पूरा मापते हुए ऐसे 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 पूरा मापते हुए हम फिर यहाँ तक चले आए, उसी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब कि हमारी जो बाउंड्री होती है वही क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो मान लीजिए हमारी लंबाई 4 है और चौड़ाई कितना है? 3 है। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 ही तो होगा। ये 3 है तो ये भी तो कितना होगा? 3 ही तो होगा। तो जो परिमाप निकालने का फार्मूला होता है वो होता है, अब देखिए परिमाप हमने कहा कि यहाँ से आपने मापना स्टार्ट किया, पूरा आप माप लिए, तो क्या हो जाएगा? ये भी b है, b प्लस एल प्लस बी प्लस एल कितना हो गया? 2l प्लस बी हो गया, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b हो गया। अब यही आपका क्या बन जाता है? फार्मूला बन जाता है। तो ये आप तो मतलब लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट से समझिए कि हम उसके चारों मतलब उसकी जो बाउंड्री होती है अगर हम उसी का मेजर कर लें तो वही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो अब यहाँ से इसको 4x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 2 गुणे 4 3 7, एक सीधा लिख दे रहे हैं, 7 दूनी 14x। और यहाँ पर दिया भी है कि हमारा परिमाप कितना है? 70 मीटर है। कहने का मतलब परिमाप कितना दिया है? 70 मीटर दिया है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 14x इक्वल 70 और 14 पंचे 70, देन x की वैल्यू कितना आ गई? 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो इसी x को हम इसमें रख देंगे, 5 चौक 20 मीटर ये हो गया, अब 5 तिहाई 15 मीटर ये हो गया। तो ये इस तरीके से इसके आंसर निकाले जाते हैं। अगर इसी में ये पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, 20 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए परिमाप हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। तो यदि आप मतलब सवाल को आप लगाने लगेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यहाँ पर सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसको देखेंगे 4:3, कहने का मतलब सीधा 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 पंचे 70 कितना आया? 5 आया। अगर 14 की वैल्यू मतलब 14 पंचे 70 तो यहाँ से 5 आया, इसी 5 से जो 5 आएगा उसी में रख कर डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, 5 3 15, ये आपका हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपये देता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? अब यहाँ पर दिया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 650 रुपये है, 650 रुपये। लेकिन कह रहा है कि कोई ग्राहक इसके लिए 585 रुपये देता है। अब ग्राहक 585 रुपये दे रहा है तो उसके वह क्या होगा? क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य होगा? तो वह क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। विक्रय कितना हो गया? 585। अब कह रहा है कि इसने 650 रुपये मान लीजिए अंकित मूल्य, कहने का जो प्रिंट रेट था, आप कोई भी चीज़ खरीदिए, कोई पैकेट खरीदिए, पाउच खरीदिए, तो उस पर जो मूल्य लिखा होता है वही क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। तो कितना था? 650 था। अब उसको बेचा कितने पे? 585 रुपये पे बेचा। तो ये जो छूट दिया गया वही परसेंटेज में पूछ रहा है, तो जो छूट होती है वह हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। कहने का मतलब छूट प्रतिशत इक्वल छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। कहने का मतलब छूट का आकलन हमेशा किस पर किया जाता है? अंकित मूल्य पर किया जाता है। तो अब यहाँ से देख लीजिए छूट हमको मिली कितनी है? 650 था, 585, कहने का मतलब 50 तो ये हो गया और 15 ये हो गया, 50 15 65 रुपये का। तो 65 रुपये का छूट हमको मिली है कितने पर? 650 पर। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 65 से 65 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 10%। कहने का मतलब हमको 10% की छूट उस पर दी गई है। किस मूल्य पर? 650 रुपये के मूल्य पर 10% की छूट दी गई, तब वह जाके कितने का बिका? 550 रुपये का बिका। अब आइए 5वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 2 गुना है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से क्या है? 2 गुना है। तो कह रहा है कि
30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगी? अंकिक मूल्य लागत मूल्य से 2 गुना है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये लागत मूल्य हमारा अगर 100 रुपये है तो अंकिक कितना हो जाएगा? अंकिक कितना हो जाएगा? 200 रुपये होगा, क्योंकि सीधा सीधा कह रहा है कि अंकिक मूल्य लागत मूल्य से क्या है? 2 गुना है। अब फिर कह रहा है कि इस पर 30% लाभ भी प्राप्त करना है। कहने का मतलब यही लागत मूल्य जो हमारा है ये क्या है? सीपी है, क्रय मूल्य से कहा जाता है। तो इस पर हमको 30 रुपये का 30% का लाभ प्राप्त करना है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीधा सीधा 100 प्लस 30 बराबर 130 रुपये। चूँकि परसेंटेज जो होता है हमेशा किस पर काउंट होता है? 100 पर काउंट होता है। तो अगर हमारी वैल्यू 100 ही है, अगर वह पूछ रहा है कि हमको इतने % का प्रॉफिट हुआ है, इतने % का हमको लॉस हुआ, तो प्रॉफिट के सेंस में हम सीधा जोड़ देते हैं और लॉस के सेंस में सीधा 100 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। वहाँ पर हमको परसेंटेज वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही आएगा और वही आपका क्या हो जाएगा? उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया? एसपी कितना हो गया? 130 रुपये हो गया। अब अंकिक मूल्य कितना है? 200 रुपये है। और यहाँ आगे देखिए कह क्या रहा है? 30% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगी? कहने का मतलब कि 200 रुपये उस पर छपा था, 130 रुपये का बेचा, तो उसने कितने % की छूट दी? अभी हम सेम टू सेम यही क्वेश्चन किस में बताए थे? छूट प्रतिशत, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितने % की छूट मिली। छूट प्रतिशत, या इसी को डिस्काउंट कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। वो आपको जब डिटेल में कभी पढ़ेंगे क्रय विक्रय प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो ये 200 रुपये से 30 रुपये कितने की छूट मिली? 70 रुपये की। इंटू 100 कितने पर छूट दी गई? 200 रुपये पर छूट दी गई। ये कैंसिल हो गया 35। ये 35% की छूट प्राप्त करने के बाद वह 130 रुपये में बेचा, जिस पर उसको 30 रुपये का लाभ हुआ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए, 2 संख्याएं हैं 5 और 3 के रेशियो में है, उन दोनों संख्याओं में से क्या कह रहा है कि 9 को घटा दिया जाए तो जो नया रेशियो हमको प्राप्त होता है 9:5 के अनुपात में हमको रेशियो प्राप्त होता है। तो हम संख्याएं मान लेते हैं 5x और दूसरी संख्या कितनी है? 3x। इसमें क्या कर रहा है कि 9 को घटा रहा है, -9 तो जो हमारा नया रेशियो है कितना आ रहा है? 9:5 आ रहा है, 9/5 हो जाएगा। तो 25x - 5 45 और 9 त्रिक 27x - 9 81। अब यहाँ देखिए 25x 27x, ये कितना हो गया? इधर आएगा तो -2x बचेगा, इक्वल 45 और 81। 81 में से आप 45 लेस करोगे कितना आएगा? 11 में से 6 घटेंगे कितना आएगा? 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे कितना? 7, 7 में से 4 गए 3, 36 - 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 18 में 36, x की वैल्यू कितना आ गई? 18 आ गई। अब कह रहा है कि दोनों संख्याएं क्या हैं? अब दोनों संख्याओं का मतलब हमने संख्याएं 5x और 3x माना था, तो 18 पंचे 90 हो गया, 18 त्रिक का 54 हो गया। वैसे तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। आपने सीधा ऑप्शन, आपका एक ऑप्शन ये भी रहेगा 90 54 एक ऑप्शन रहेगा, आप उसमें देख लीजिए सीधा। अभी देखिए यहाँ कह रहा है कि 9:5 का रेशियो हो रहा है, 18 पंचे 90, सॉरी 9:5 का रेस, सॉरी यहाँ से देखिए 5:3 का, 18 पंचे 90, 18 त्रिक का 54, 5:3 का रेशियो हुआ, इसके अनुसार ये हो गया। अब उसमें से अगर हम 9 घटा देंगे, 90 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 81 आ जाएगा। 54 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45 आ जाएगा। 9 9 81, 9 5 45, 9:5 आ गया, 9:5 आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन से सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होती है। आप सीधा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पकड़ के मार दिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर पे कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए सीधा सीधा तो हानि दिख ही रही, कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब कि हम
10 वस्तु खरीद कर लाए हैं, मान लीजिए एक वस्तु कितने की मिली है, 1 रुपये की मिली है, तो 10 वस्तु कितने की हो जाएगी, 10 रुपये की हो जाएगी। तो 10 वस्तु मान लीजिए हमने 10 रुपये में खरीद कर लाया, लेकिन कह रहा है कि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि जो 10 वस्तुओं का क्रय है वह 15 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। तो कहने का मतलब हम 15 वस्तुओं को बेचेंगे, हम 15 वस्तुओं को बेचेंगे, तब जाकर कहीं हमको कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। तो सीधा सीधा हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी, कितने की हानि हो रही है, 5 की हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी, 5/15 गुणे 100, 5 3 15 और ये क्या हो जाएगा, पूरा कटेगा नहीं, 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, हानि परसेंट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। अब यहाँ देखिए कुछ आपको नहीं करना है, सीधा हमारा CP क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और SP क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो कह रहा है कि लाभ क्या होगा, तो लाभ क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर SP माइनस CP इंटू 100। SP माइनस CP, 21 में से 20 लेस होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। CP कितना है, 5 है, इंटू 100 कितने का हुआ, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से ये 8 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि R की आय Q की आय से 30% अधिक है तथा Q की आय P की आय से 20% अधिक है, तो R की आय P की आय से कितने % अधिक होगी। अब देखिए यहाँ तो पहले हम सीधा सेक्वेंशियल देखें, R की आय Q की आय से, फिर क्या कह रहा है, Q की आय P की आय से। कहने का मतलब पहले R आएगा, उसके बाद Q आएगा, तब हम क्या रखेंगे, P को रखेंगे। R Q और P। अब यहाँ हम पीछे की तरफ चलेंगे, इसमें कह रहा है Q की आय P की आय से 20% क्या है, अधिक है। तो अगर हम P की आय को 100 मानकर चलेंगे तो Q की आय कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, क्योंकि कितना है यहाँ 20% अधिक है। अब हम यहाँ से आ जाएंगे, कह रहा है R की आय Q की आय से 30% अधिक है, तो जो R की आय है वह Q की आय से 30% अधिक है। कहने का मतलब कि 120 का हम 30% निकालेंगे, उसके बाद 120 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा R की आय प्राप्त हो जाएगी। तो 120 का 30% कितना होगा, 36 होगा, बात यही 36 और 120 में हम 36 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अब कह रहा है कि R की आय P की आय से कितने % अधिक होगी। R की आय किससे पूछ रहा है, P से पूछ रहा है, कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, तो यही क्या हो जाएगा, 56% अधिक हो गई। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर परिणाम 50 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 30% में 40 घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम संख्या को मान ले रहे हैं x, और उसका कह रहा है कि 30% में 40 घटाने पर क्या हो जाएगा, परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम घटाने की बात कर रहे हैं, हम उसी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल हो गया और क्या हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया। दिन x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 300 आ जाएगी। x की वैल्यू कितना हो गई, 300 हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल। देखिए यहाँ पे 2 शब्दावलियाँ आती हैं। जब भी आपका धारा और नाव का क्वेश्चन जब भी आपके समक्ष आएगा, उसमें 2 शब्दावलियाँ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक अनुकूल और दूसरा क्या होता है, प्रतिकूल होता है। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाविक भी अपनी नाव को लेकर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल हो जाएगा।
और प्रतिकूल का मतलब कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में नाव को चलाना ही क्या कहलाता है, प्रतिकूल कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए ये क्या हो गई, ये धारा हो गई, ये धारा हो गई। अब यहाँ पर ये मान लीजिए नाविक है, ये भी क्या कर रहा है, नाव को चला रहा है और इसी दिशा में जा रहा है, धारा भी इसी दिशा में जा रही है। अब मान लीजिए धारा की जो गति है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाविक की गति कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों की गति क्या हो जाता है, ये जुड़ जाती है। मतलब कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको क्या मिल रहा है, उसको और एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जा रहा है। तो इसकी गति कितना हो जाएगी, टोटल मिलाकर के 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। अगर यही कह दिया जाए कि प्रतिकूल दिशा में अगर हमको ले लिया जाए, तो मान लीजिए नाव यहाँ है, ये अब इस दिशा में लेकर जा रहा है और धारा इस दिशा में बह रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की स्पीड है। अब मान लीजिए नाव की स्पीड हमने बताया 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन 1 घंटे में तो ये 8 किलोमीटर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो धारा की स्पीड है, यह 2 किलोमीटर इसको पीछे की तरफ पुश करेगा। तो इसकी रियल स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो इस तरीके से ये नाव और धारा पे के बीच रिलेशन होता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें आप मान लीजिए कि धारा की चाल कितनी हो गई, x हो गई, और नाव की चाल को हम x मान ले रहे हैं और धारा की चाल को क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं। तो हमने बताया कि दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किस सेंस में, अनुकूल के सेंस में। तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि प्रतिकूल की दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए, हमने x माना था, ये किसका था, ये नाविक की थी, y किसकी थी, धारा की थी। अब यहाँ से पूछ रहा है तो धारा की गति, हमको किसकी गति फाइंड करना है, धारा की गति को हमको फाइंड करना है। तो हम सीधा सीधा धारा की गति को निकाल लेंगे। हम इसको माइनस में कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। अब देखिए x से x क्या हो गया, कट गया, y और y क्या हो गया, 2y हो गया। अब यहाँ से 10 में से 8 गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल कितना आ गया, 1 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई, धारा की गति हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा सीधा सा तरीका होता है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा इसका फंडा होता है 1/2 धारा के अनुकूल या अनुकूल माइनस प्रतिकूल। 1/2 अनुकूल में कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, और प्रतिकूल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था। तो 1/2 इंटू 10 में से 8 रेशो को कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल 1 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल होती है, ये धारा की चाल होती है। तो ये जब भी मतलब कि नाव और धारा की चाल दोनों मिक्स करके दिया रहे प्रतिकूल और अनुकूल दिशा में, अब वहाँ से आपका पूछ ले धारा की चाल कितनी होगी, तो सीधा से इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसी में भी पूछ ले नाविक की चाल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ से नाविक की चाल निकल आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से A से B तक जाता है और तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। A से B तक जाने तथा वापस आने में उसकी गति, औसत गति क्या होगी। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए A पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, ये B पॉइंट हो गया। जाने में इसकी गति स्पीड कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर है, और वापस आने में इसकी गति कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, और आने जाने में स्पीड क्या हो, डिफरेंस हो, तो सीधा सा वहां पर औसत चाल बराबर होता है औसत
चाल बराबर हो जाएगा 2 इंटू यक्स इंटू वाई अपान यक्स प्लस वाई। कहने का मतलब कि यक्स को हम मान लेंगे जाने में और वाई को मान लेंगे आने में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 इंटू 55 गुणे 65 बटे 55 और 65 यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 प्लस 65। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 55 इंटू 65 अपान 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया। अब इसको देखिए डिवाइड करिए, 2 छंग 12 60 हो गया। अब 5 ग्राम में 5 बराम में, तो यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया आपका 11 गुणे 65 बटे 12। अब देखिए पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पर इसको सीधा इसको हम भिन्न में ही रेशियो में ही ले लेते हैं। 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 66 और 6 कितना हो जाएगा 71 बटे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह मतलब उसकी औसत चाल हो जाएगी। अब आइए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है यदि ब्याज दर 4% से बढ़ा दिया जाए। हमको रियल ब्याज की दर नहीं पता है कि कितने परसेंट थी, लेकिन कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% से बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 160 रुपये से बढ़ जाता है। कहने का मतलब अब तक जो भी ब्याज दर थी, मान लीजिए 8% की रेट से वह ब्याज लगती थी, जो कुछ भी धन मिलता था मान लीजिए वाई रुपीज़ हमको ब्याज प्राप्त होती थी। अब कह रहा है कि 4% से बढ़ा दी जाए, इसमें कितना हो गया आर प्लस 4% हो गया। तो जो हमको मिलने वाला जो ब्याज है उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी y प्लस 160 हो जाएगी। उसकी जो धनराशि वह कितनी हो जाएगी y प्लस 160 रुपये हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर ब्याज 4% बढ़ा है तो ये भी कितने परसेंट बढ़ा है 160 रुपये बढ़ा है। और यहाँ पर टाइम कितना था 2 वर्षों का था। तो ये देखिए साधारण ब्याज के सेंस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें हमको रियल ब्याज से कोई लेना देना नहीं है, और रियल मतलब ब्याज की ना तो हमको दर से कोई लेना देना है और ना ही उसके वैल्यू से हमको कोई लेना देना है। हम सीधा यहाँ पे देखिए ये 2 वर्ष था और 4% की दर से बढ़ रही है, कितना हो जा रहा है 160 रुपये हो जा रहा है। तो अगर 2 वर्षों में 160 रुपये हो रहा है, हमने आपको बताया था कि जो साधारण ब्याज होती है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है समान होता है। तो अगर साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा यह 80 रुपये हो जाएगा। और यह 80 रुपये जो है वह 4% के बराबर है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, अगर 4% जो है वह 80 रुपये के बराबर है, मतलब 4 अगर 80 रुपये के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 80 गुणे 100 बटे 4, 4 दूनी 8 कितना हो गया 2000 रुपये इसकी वैल्यू हो गई। कहने का मतलब कह रहा है कि बढ़ जाता है तो निवेशित की गई धनराशि क्या है। तो जो धनराशि उसमें निवेशित की गई थी, कहने का मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो वह कितना हो गया 2000 रुपये हो गया। तो ये हमने आपको यहाँ पर 13 क्वेश्चन हम इस सेट में आपको हमने सॉल्व कराया, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या था 2 था। तो अब मतलब ये जो हमारा वीडियो है वो जैसा भी आपको लगा हो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसमें कमेंट करिएगा और हमको बताइएगा। अगर हमारी कहीं मतलब कोई कमियां नज़र आती हैं तो आप उस कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। तो ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप उसको प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जो इस चैनल पे अभी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ हों वो आप तक मतलब सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।